कहानी की शुरुआत महाराजाओं के जमाने से होती है, जहां औरतों के एक कबीले को दिखाया जाता है जो किसी के भी हाथ को छूकर उसका भविष्य देख सकती है। इसी दौरान हम एक राजकुमार को देखते हैं जो कबीले की एक लड़की से अपना भविष्य पता कर रहा है। लड़की बताती है कि वो जंग के दौरान मारा जाएगा, लेकिन अपना भविष्य जानने के बाद राजकुमार कैसे भी करके जंग में जिंदा बच जाता है, जिसके बाद वो उस लड़की से शादी कर लेता है और बाद में उनकी एक लड़की भी होती है जिसके अंदर अपनी माँ की तरह काबिलियत होती है। कुछ दिनों बाद दूसरे मुल्क से जंग होने की वजह से राजकुमार के साम्राज्य में अफरा तफरी हो जाती है और उसी दौरान उसकी बेटी वहां से भाग जाती है और दूसरी जगह जाकर शादी करती है और अपने संतान को आगे बढ़ाती है। उसकी बेटी के अंदर भी उसी की तरह ही काबिलियत होती है और विश्व युद्ध के दौरान एक सैनिक कुछ लोगों से एक भविष्य बताने वाली लड़की को बचाता है, जिसके बाद उस सैनिक की किस्मत चमक जाती है क्योंकि उसे अपने आने वाले खतरों का पहले से ही पता चल जाता था और इस तरह उस भाग्य बताने वाली औरत की संतान आगे बढ़ती रहती है। समय बदलता है और हमें कोरिया की एक बड़ी कंपनी क्यूमो ग्रुप के मालिक सन सैम जोंग को दिखाया जाता है। तभी उनका सेक्रेटरी उन्हें आकर बताता है कि प्रिंस जमीर ने उनके साथ अपने बायोटेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट का कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया है, जिसकी वजह से काफी ज्यादा इन्वेस्टर्स उनकी कंपनी से फंड वापस ले रहे हैं। ये सुनने के बाद सैम जोंग अपने ऑफिस से सबको बाहर जाने के लिए कहता है और फिर एक खुफिया कमरे में जाता है जिसमें भाग्य बताने वाली एक औरत मीसू और उसकी बेटी सूबी बाकी दुनिया से अलग थलग रह रही है। तब मीसू सैम जोंग का हाथ छूकर बताती है कि उसकी कंपनी के नुकसान के पीछे सॉन इल जोंग है, जिसके बाद सैम जोंग का सेक्रेटरी सारी चीजों को चेक करने के बाद बताता है कि इल जोंग ने ही प्रिंस जमीर को घूस देकर उनसे कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करने को कहा था, लेकिन सबूत मिलने के बाद प्रिंस जमीर उनके साथ फिर से कॉन्ट्रैक्ट करता है और ये सब उस भाग्य बताने वाली औरत की वजह से मुमकिन हुआ। दरअसल इल जोंग सैम जोंग का बड़ा भाई है और वो अपने छोटे भाई को फोन करके उस पर गुस्सा करता है क्योंकि 20 साल पहले उसने क्यूमा ग्रुप को अपने कब्जे में ले लिया था। दूसरी तरफ सूबी दुनिया से अलग थलग एक कमरे में रह रही सभी किताबों को पढ़ते पढ़ते बोर हो चुकी थी। तभी अचानक से सूबी कुछ लोगों की आवाज सुनती है। सैम जोंग का बेटा मिनजुन अपने दोस्तों को पार्टी कराने के लिए घर लाया था, जहां उसका साथी इलजोंग का बेटा डोंगिक भी होता है और साथ ही सुक्यांग जो कि गरीब है। तभी अचानक सुक्यांग को मूर्ति वाली तरफ से किसी के खटखटाने की आवाज आती है जो कि सूबी थी, लेकिन उसकी केयर टेकर मिसेस मिन उसे दरवाजे से दूर रहने के लिए कहती है, जिसके बाद मिसेस मिन मीसू को नींद का इंजेक्शन लगाती है और सूबी को स्लीपिंग कैंडी खाने को देती है। लेकिन इस बार सूबी नींद का बहाना करके लेट जाती है और मिसेस मिन के जाते ही वो दरवाजे को फिर से खटखटाने लगती है। सुक्यांग मिंजू का सबसे अच्छा दोस्त होता है और उनमें सबसे समझदार भी। हालांकि क्यूमो ग्रुप उसकी पढ़ाई का खर्च भी देता है। अब जैसे ही उसे दरवाजे की तरफ से आवाज फिर से सुनाई दी, वो तुरंत दरवाजे के पास पहुंच जाता है और दूसरी तरफ से सूबी भी उसे देख रही थी। सुक्यांग को देखकर सूबी को उससे लगाव हो जाता है और उसे लगता है कि वो उसकी कहानियों का राजकुमार है जिन्हें वो हर रोज पढ़ा करती है। अब अचानक से सुक्यांग को उसकी माँ का फोन आने की वजह से वो पार्टी से बाहर आ जाता है और तभी गलती से वो खुफिया दरवाजा भी खुल जाता है। अब दरवाजे को खुला देखकर सूबी सुक्यांग के पीछे पीछे आने लगती है क्योंकि सूबी अपनी जिंदगी में पहली बार उस कमरे से बाहर निकली थी, इसीलिए उसे पता नहीं होता कि उसे कहाँ जाना है। कुछ देर बाद जब सुक्यांग बस में चढ़ा तो सूबी भी उसके पीछे पीछे चढ़ जाती है। सूबी इतनी भोली भाली है कि सुक्यांग को ही उसकी टिकट खरीदनी पड़ी। दूसरी तरफ मिसेस मिन को पता चल गया कि सूबी कमरे से भाग चुकी है, इसीलिए वो काफी सारे लोगों को उसे ढूंढने के लिए भेज देती है। इधर सुक्यांग सूबी को अपने साथ घर ले जाता है। हालांकि सुक्यांग की माँ को सूबी को देखकर हैरानी होती है, लेकिन फिर भी वो उसे अपने घर प्यार से बुलाती है, उसे खाना भी खिलाती है। तभी गलती से उसकी माँ का हाथ सूबी के हाथ से छू जाता है, जिससे सूबी को उनके भाग्य के बारे में पता चलता है और वो भागकर बाहर आ जाती है। कुछ ही देर बाद न्यूट्रिशन एक्सपर्ट टीम सुक्यांग के घर आकर बहुत सारी छोटी समुद्री मछलियों का ऑर्डर करती है। सुक्यांग बिना देरी किए उन सारी मछलियों को पैक कर देता है। तब सुक्यांग की माँ को सूबी की कही बात पर यकीन होता है और इसी दौरान वो सूबी का नेकलेस भी देखती है और उन्हें पता चल जाता है कि सूबी असलियत में कौन है। जिसके बाद सुक्यांग की माँ उसे जूते गिफ्ट करती है। उन जूतों के साथ
सुक्यांग की माँ की काफी सारी यादें जुड़ी थी, जिन्हें वो खुद पहनकर सुक्यांग को मेला घुमाने ले जाया करती थी। अब घूमने का नाम सुनकर सुबी भी मेला जाने की जिद करती है, इसीलिए सुक्यांग उसे अपने साथ घुमाने ले जाता है। उन दोनों के जाने के बाद सुक्यांग की माँ उसके बचपन की फोटो देखने लगती है, जब सुक्यांग छोटा था, और वो सुक्यांग की माँ ने ही खींची थी। उस फोटो में मीसू उसके पास बैठी थी और सुबी के नेकलेस को देखकर उन्हें मीसू के साथ अतीत में हुई हादसे की याद आती है। दूसरी तरफ सुबी पहली बार मेला घूमने आई थी, इसीलिए वो सारे गेम्स ट्राई करती है और सुक्यांग को भी सारे गेम्स ट्राई करवाती है। हालांकि सुक्यांग को पता है कि उसकी किस्मत इतनी अच्छी नहीं, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से वो हर गेम जीत रहा था। सुक्यांग उस वक्त काफी ज्यादा हैरान होने के साथ साथ खुश भी था, क्योंकि जिंदगी में पहली बार किस्मत ने उसका साथ दिया था। इस दौरान सैमजोंग को जब सुबी के फरार होने की बात पता चली तो वो अपने बेटे पर बहुत नाराज होता है। तभी सुक्यांग सुबी को मेले से वापस मिनजुन के घर ले आता है। सुक्यांग को लग रहा था कि शायद सुबी मिनजुन के घर की कोई मेहमान है। सैमजोंग जब उन दोनों को साथ देखता है तो उसे बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि सुक्यांग ने सुबी को किडनैप कर लिया है। लेकिन तभी सुबी सुक्यांग का हाथ पकड़ लेती है, जिसे देखकर सैमसोंग को और ज्यादा गुस्सा आता है और वो सुक्यांग को जोर से थप्पड़ मारते हुए उसे नमक हराम कहता है। साथ ही उसकी पढ़ाई का खर्च उठाने का ताना देते हुए उसे कहता है कि बदले में उसे सिर्फ उसने धोखा दिया है। जिसके बाद सेक्रेटरी चार्ड उसे पुलिस के हवाले करने के लिए छोड़ देते हैं। मिनजुन सुक्यांग को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन उसके पिता ने उसकी एक नहीं सुनी, और दूसरी तरफ सुक्यांग को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। सुबी अपनी माँ के पास वापस आ जाती है और रोने लगती है। उसे इस बात का अफसोस तो था कि सुक्यांग को थप्पड़ पड़ा, लेकिन उससे भी ज्यादा उसे दुख तब हुआ जब उसने सुक्यांग का पास देखा। दूसरी तरफ सैमजोंग मिनजुन को सुक्यांग के बारे में ना सोचने के लिए कहता है और उसे दोनों भाग्य बताने वाली माँ बेटी के पास ले जाता है। सैमजोंग उसे कहता है कि इन्हीं की वजह से उसकी किस्मत चमकी है और तुम्हारी किस्मत भी यही चमकाएंगी। साथ ही उससे कहता है कि अपने अलावा वो किसी को भी उन्हें छूने ना दे और बाकी दुनिया से छुपा कर रखे, क्योंकि वो उनकी किस्मत की चाबी है। सैमजोंग को एहसास होता है कि सुबी ने सुक्यांग को छुआ था और वो चाहता था कि उसके अलावा वो दोनों माँ बेटी किसी और के भाग्य को ना चमका सके। इसीलिए वो सेक्रेटरी चार्ज से सुक्यांग को पुलिस स्टेशन से रिहा करवाने को कहता है। पुलिस स्टेशन से निकलने के बाद सुक्यांग सीधा अपनी माँ से मिला और अपने बेटे को कई दिनों बाद देखकर उसकी माँ बहुत खुश होती है। लेकिन तभी एक तेज रफ्तार ट्रक ने आकर उसे टक्कर मार दी, जिससे सुक्यांग की माँ की मौके पर ही मौत हो जाती है। सुक्यांग को एहसास हो जाता है कि ये सब सैमजोंग का प्लान था। दूसरी तरफ मिसेस मिन को भी नौकरी से निकाल दिया जाता है, क्योंकि वो भाग्य बताने वाली माँ बेटी की ठीक से निगरानी नहीं कर सकी। इधर सुक्यांग अपनी माँ की अस्थियों को समुद्र में डालते हुए काफी ज्यादा दुखी था। तभी अचानक कोई उसके सर पे जोर से वार करता है और उसके बाद उसके बॉडी को एक बैग में पैक करके समंदर में फेंक देता है। ये सारा प्लान सैमजोंग का ही था, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि कोई और उसके लक के सहारे जिए और दुनिया की नजरों में दिखा दिया जाता है कि सुक्यांग अपनी माँ की मौत को बर्दाश्त नहीं कर पाया और साथ ही ज्यादा कर्ज होने की वजह से उसने सुसाइड कर लिया। मिनजुन को सुक्यांग की मौत के बारे में पता चलने के बाद उसे शक होता है कि ये सब उसके पिता ने ही किया है, लेकिन सैमजोंग दिखावा करता है कि उसे इन सब के बारे में कुछ नहीं पता और साथ ही मिनजुन को भी इन बातों से दूर रहने के लिए कहता है और साथ ही चेतावनी देता है कि अगर कोई और भी ऐसा करने की कोशिश करेगा तो उसके साथ भी सुक्यांग जैसा ही होगा। दूसरी तरफ सुबी को यकीन था कि सुक्यांग जिंदा है। इसी सब के दौरान हम देखते हैं कि सैमजोंग की सोच से परे सुक्यांग जिंदा था, जिसे मिस्टर गो नाम की एक मछुआरे ने बचा लिया था। मिस्टर गो सुक्यांग को न्यूज़पेपर दिखाते हैं जिसमें उसे मृत घोषित कर दिया गया था और मिस्टर गो को यकीन था कि एक ना एक दिन सुक्यांग को मार दिया जाएगा। खबर पढ़ने के बाद सुक्यांग रोने लगता है, क्योंकि उसे अब इसी किस्मत के साथ जीना था। इधर मिसेस मिन की जगह मिसेस किम ने ले ली थी, जो कि मिसेस मिन से भी ज्यादा खतरनाक तरीके से दोनों माँ बेटी को सुलाने के लिए नींद की दवा दिया करती थी। वक्त गुजरता जाता है, लेकिन सुक्यांग को अभी भी अपनी माँ के साथ हुई घटना के सपने आते रहते हैं और फिलहाल सुबी भी अब मिनजुन का भाग्य बताने लगी थी। कुछ ही दिन बाद जब सुक्यांग पूरी तरह ठीक होकर वापस सियोल जाने लगता है, तब मिसेस गो उसे कुछ पैसे और एक नई पहचान देते हैं। मिसेस गो से बताते हैं कि ये आईडी उसके बेटे मॉनसून की है, जिसकी काफी दिनों पहले मौत हो गई थी और बिल्कुल तुम्हारी जैसे दिखता था, लेकिन वक्त न मिलने की वजह से
उसका डेथ सर्टिफिकेट नहीं बना पाया। साथ ही मिस्टर गो से कहते हैं कि नई पहचान की वजह से जो लोग उसे मारना चाहते थे वो उसे ढूंढ नहीं पाएंगे। 2 साल बाद सियोल की एक छोटी सी मार्केट को दिखाई जाती है, जहां उस मार्केट का हेड पार्क सांग्याक है और एक व्यापारी साकी को भी दिखाया जाता है। वहाँ एक चिकन रेस्टोरेंट की मालकिन होती है जिसका नाम यॉन सुक है, और एक किमची स्टॉल के कपल को भी दिखाया गया। साथ ही एक फिशर वुमन योंग और उसका हस्बैंड जांग टैक दिखाया जाता है। तभी उस मार्केट में मॉनसून काफी सारे मछलियों के डब्बे अपने साथ लेकर आता है। उसे देखकर वहाँ मौजूद सभी लोग घबराकर उसे अपने दुकान के सामने से गुजरने से मना करते हैं। यहाँ तक कि योंग नमक छिड़कने लगती है ताकि बैड लक उसके पास न आए, लेकिन मॉनसोंग फिर भी उन सब की तरफ मुस्कुराता हुआ अपने दुकान पर पहुंचता है। मॉनसून को मार्केट का लेजेंड भी कहा जाता है, क्योंकि जब से वो उस मार्केट में आया था तब से उस मार्केट में बदकिस्मती छा गई थी। वहाँ मौजूद सभी को लगता है कि अगर वो उनसे बात करे या उन्हें छू भी लेता है तो कई दिनों तक उनका बैड लक शुरू हो जाता है। उस मार्केट में युंजी नाम की लड़की ने एक नई दुकान खोली थी और वो चाहती थी कि मॉनसून उसकी दुकान का उद्घाटन करे, क्योंकि वो बैड लक वाली बात पर विश्वास नहीं करती। तभी साकी उन दोनों की बातें सुनकर चिल्लाने लगता है कि भविष्य में दुर्भाग्य और ज्यादा नहीं बढ़ेगा। कुछ ही देर बाद वहाँ एक साइकिल वाला कई सारी दुकानों से टकरा जाता है, जिससे कि पूरे मार्केट में तबाही हो जाती है। इसी दौरान हम मिंजुन को देखते हैं जो सुबी को थैंक यू बोलने के लिए आता है और साथ ही गिफ्ट भी देता है, क्योंकि उसी की वजह से उसका बिजनेस अच्छा चल रहा था। हालांकि मिंजुन अपने पिता से बहुत अलग सुबी को एक इंसान की तरह देखता है, लेकिन सुक्यांग के साथ हुए हादसे के बाद सुबी उदास रहने लगी थी, जिसकी वजह से वो मिंजुन की गिफ्ट को लेने से मना कर देती है और उससे सिर्फ उसे बाहर की दुनिया दिखाने को कहती है। इधर मॉनसून के पास लोन शार्क से यूनू और दाइक अपना उधार वापस लेने के लिए आते हैं, क्योंकि मूनसोंग अपना कर्ज चुका नहीं पाया था जो कि उसे 3 महीने पहले जमा करना था। लेकिन मूनसोंग अपनी मछली पकड़ने की चाल इस्तेमाल करके उन दोनों को वहां से जाने के लिए मजबूर कर देता है। यहाँ सैम जोंग देश से बाहर होता है। तब मिनजॉन मौके का फायदा उठाकर सुबी की विश पूरी करने के लिए उसे बाहर घुमाने ले जाता है और साथ ही वो साबित करने की कोशिश करता है कि वो उसका दोस्त है। तभी अचानक से सुबी को वहाँ सुक्योंग दिख जाता है, जिसे देखने के बाद सुबी के चेहरे पर फिर से मुस्कान आ जाती है। घर जाने के बाद सुबी अपनी माँ को सारी बात बताती है और उस जगह से भागने के लिए कहती है ताकि वो अपने राजकुमार यानी सुक्यांग के पास जा सके। मिसू अपनी सारी ताकत का इस्तेमाल करके उसका फ्यूचर देखती है और जब उसे सुबी के वहां से भागने के पूरे चांसेस दिख जाते हैं तब वो उसे तैयार रहने के लिए कहती है। जिसके बाद जब वो सब खाना खा रहे होते हैं तब मिसू जानबूझकर मिसेस किम के हाथ पर सूप गिरा देती है और उनका हाथ पकड़कर हिप्नोटाइज कर देती है ताकि वो दोनों वहां से निकल सके। और इसी तरह जो भी गार्ड उसके रास्ते में आते वो हर किसी को हिप्नोटाइज करते हुए आगे बढ़ती जाती। लेकिन कुछ ही देर बाद मिसू की पावर्स कमजोर होने लगी, जिसकी वजह से सारे गार्ड्स फिर से होश में आने लगते हैं और वो उन सभी को धक्का देकर लॉबी की तरफ भागने लगते हैं, जहां पहुंचने पर मिसू सुबी को टोपी पहना देती है ताकि वो सभी मेहमानों की जैसे लगे। और काफी मुश्किलों के बाद सुबी आखिरकार सुक्योंग के पास पहुंच जाती है, जहां पहुंचने पर मौसम पूरी तरह बदल जाता है, क्योंकि कुछ देर पहले उस जगह बहुत तेज बारिश हो रही थी, लेकिन सुबह के पहुंचते ही मौसम सुहाना हो जाता है। उन दोनों के मिलने से पहले ही मूनसोंग के सपने में सुबी आई थी, लेकिन सुबह उठकर वो सोचता है कि वो शायद उसका कोई वहम था, क्योंकि 2 साल पहले सुबी के मिलने के बाद उसकी किस्मत और ज्यादा खराब हो गई थी। लेकिन सुबह सुबह काले बादल भी उसे यकीन दिला देते हैं कि उसका सपना सच था। यहाँ तक कि टूथब्रश करते टाइम उसका ब्रश भी टूट जाता है, जो कि एक बैड लक की निशानी लग रही थी। तभी वहाँ युंगजोंग भी उससे बात करने के लिए पहुंच जाती है, लेकिन तभी खिड़की से उसकी माँ उसे मूनसोंग से दूर रहने के लिए कहती है ताकि उसकी किस्मत मूनसोंग की तरह खराब न हो। जिसके बाद मूनसोंग दौड़ता हुआ अपनी कार के पास जाकर उसे चेक करने लगता है कि सब सही है या नहीं। दूसरी तरफ मीसू अपनी बेटी को उस जगह से छुटकारा दिलाने में कामयाब रहती है और बेहोश होकर गिर जाती है। लेकिन तभी वहाँ मौजूद मिंजुन की नजर सुबी पर पड़ जाती है और सुबी को मजबूरन टैक्सी में बैठना पड़ता है। हालांकि टैक्सी ड्राइवर भी सुबी के बताए हुए एड्रेस से कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि वो सिर्फ सुक्योंग का नाम बता रही थी। इस दौरान मार्केट में मौजूद व्यापारी मूनसोंग को मार्केट से जाने के लिए मजबूर कर रहे थे, क्योंकि उन्हें लगता है कि उसी की वजह से उनका दुर्भाग्य चल रहा है। लेकिन मूनसोंग उनकी बातों को हंसते हुए टाल देता है
और साथ ही उन्हें अपने मार्केट से जुड़ा कॉन्ट्रैक्ट दिखाता है जो कि अभी खत्म नहीं हुआ था कि तभी अचानक वहाँ तेज बारिश होने लगी और कुछ ही देर बाद सुबी भी वहाँ पहुँच जाती है और उसके वहाँ पहुँचते ही बारिश रुक जाती है, धूप निकल आती है। मूनसोंग सुबी को देखकर शॉक रह गया, लेकिन फिर भी वो उसे पहचानने से इनकार कर देता है और उसे वहाँ से जाने के लिए कहता है, क्योंकि 2 साल पहले उसके साथ जो कुछ हुआ था उसके बाद वो उसे दोबारा नहीं देखना चाहता था। तब सुबी जानबूझकर मूनसोंग से झूठ बोलती है कि उसे सुक्योंग के अलावा कुछ भी याद नहीं। तभी वहाँ टैक्सी ड्राइवर सुबी से अपने पैसे लेने आ जाता है। अब क्योंकि सुबी को सुक्योंग के एड्रेस के बारे में पता नहीं था, इसीलिए टैक्सी ड्राइवर को पूरे शहर में घूमकर आना पड़ा, जिसकी वजह से उसका भाड़ा बहुत ज्यादा हो गया था। तब मूनसोंग को सुबी के टैक्सी के पैसे देकर एक बार फिर अपनी बदकिस्मती का सामना करना पड़ा। तभी वहाँ एक लेडी मूनसोंग से कुछ मछलियाँ खरीदने आती है, लेकिन गलती से उस लेडी का हाथ सुबी के हाथ से टच हो जाता है। सुबी उस लेडी को उसका भविष्य देखकर बताती है कि वो जिसके लिए ये मछलियाँ लेकर जा रही है उसे इस मछली से एलर्जी है, तो शायद उसे दूसरी मछली लेकर जाना चाहिए। लेकिन वो लेडी सुबी की बात पर ध्यान न देते हुए मछली के पैसे देकर वहाँ से जाने लगती है। तभी गलती से वो अपना क्रेडिट कार्ड वहीं भूल जाती है, जिसे सुबी वापस देने के लिए उसके पीछे दौड़ती है, लेकिन बीच में ही रुककर सुबी हैट खरीदने लगती है। हालांकि उसे पैसों के बारे में बिल्कुल नहीं पता होता। तब साकी उसे बेवकूफ बनाते हुए कहता है कि वो उस कार्ड से कुछ भी खरीद सकती है, जिसके बाद सुबी उस कार्ड से बहुत सारा सामान खरीद लेती है। कुछ ही देर बाद वो लेडी अपना कार्ड ढूंढते हुए वापस उसी जगह आती है और इस बार भी सुबी ने जितने पैसे खर्च किए थे वो फिर से मूनसोंग को देने पड़ते हैं। तभी उस लेडी के पास उसके बेटी का कॉल आता है और बताती है कि उसे छोटी मछलियों से एलर्जी है, तो वह वापस दूसरी मछली खरीदने जाती है, जिसे देखकर मूनसोंग की उदासी कम हो जाती है, क्योंकि पहले ही उसका बहुत ज्यादा नुकसान हो चुका था। जिसके बाद वो लेडी मार्केट में सभी को सुबी के बारे में बता देती है कि उसने जो भी बोला था वो सब सच था। तब मार्केट के सारे लोग उन दोनों के बीच के रिश्ते को जानने के लिए बेताब होने लगते हैं। इसी दौरान मूनसोंग सुबी को पुलिस स्टेशन जाकर सुक्योंग का एड्रेस ढूंढने के लिए कहता है और सुबी को बहुत ही निराशा के साथ उसके दुकान से बाहर आना पड़ता है। दूसरी तरफ मिनजुन अपने पिता को समझाने की कोशिश करता है कि वो सुबी को एक इंसान की तरह समझे, लेकिन उसके पिता उसकी इस बात को मानने से इनकार करते हुए उसे बताते हैं जब से सुबी उनके पास से गई है तब से कंपनी का काफी नुकसान हो चुका है और मिसू भी कमजोर होने की वजह से अपने पावर का इस्तेमाल नहीं कर सकती। लेकिन मिनजुन को इस बात से फर्क नहीं पड़ता और वो सुबी के बिना ही ऑफिस के मसलों को खुद सुलझाने की कोशिश करने लगता है, जब तक उसके पिता उसके अनुरोध को स्वीकार नहीं कर लेते। सुबी के गायब होने की खबर इलजोंग तक भी पहुंची थी, जिसे सुनने के बाद वो काफी खुश होता है, क्योंकि काफी अरसे से वो अपने भाई की कंपनी को बर्बाद करना चाहता था। जोंग सोच रहा था उस लड़की के गायब होने से सैम जोंग इतना ज्यादा परेशान क्यों है। उसे लगता है कि शायद वो सैम जोंग की कोई सीक्रेट बेटी है। तभी हम सुबी को देखते हैं जो दुकान के बाहर बैठी हुई अपनी माँ की बताई बातों के बारे में सोच रही थी। उसकी माँ ने उसे बताया था कि वो पहले इंसान नहीं थे, लेकिन किसी तरह उनमें से एक इंसान बन गया और इंसान बनने के बाद भाग्य बताने वाली एक औरत ने अपने पसंद के एक आदमी से शादी कर ली और उसी के साथ हंसी खुशी रहने लगी। ये सोचकर सुबी को भी लगता है कि शायद सुक्यांग भी उसे एक आम इंसान की तरह बना सकता है। तभी वहाँ मूनसोंग घबराकर सुबी को ढूंढते हुए उसके पास आ जाता है और उसे पुलिस स्टेशन ले जाता है, जहाँ वो अपराधियों को देखकर मूनसोंग से पूछती है कि वो उनके साथ कैसे रहेगी। जब मूनसोंग के पास कोई चारा नहीं बचता तब वो मजबूरन सुबी को अपने घर ले आता है। मूनसोंग के घर जाने के बाद सुबी बहुत ज्यादा खुश होती है। दूसरी तरफ मिसू अपनी बेटी के भाग्य के बारे में सोच रही थी। सुबी को बचपन में उसने बताया था कि उसकी प्रजाति के लोग उस चमकदार मोती के साथ पैदा होते हैं और अगर मोती चमकना बंद हो जाए तो वो भी मर जाएंगे, जिसका मतलब ये था कि मिसू भी जल्द मरने वाली थी, क्योंकि उसके मोती की रोशनी भी धीरे धीरे कम होने लगी थी। रात के वक्त सुबी मूनसोंग के घर में सो रही थी, तब वो लगातार अपनी माँ को याद करती है। सुबी को ऐसे देखकर मूनसोंग को उस पर दया आने लगती है। तब मूनसोंग उसे बिस्तर पर ठीक से सुलाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी सुबी उसका हाथ पकड़ लेती है और डेड रॉकफिश और माउंट बूजन के बारे में बातें करने लगती है, जिसके बाद जोर जोर से हंसने लगती है और पूरे बिस्तर में घूमने लगती है। सुबी को ऐसे देखकर मूनसोंग घबरा जाता है। अगले दिन मूनसोंग सुबी को खुद की रक्षा के लिए मिर्ची स्प्रे और एक सीटी देता है,
क्योंकि पुलिस स्टेशन जाते वक्त शायद उसे कुछ बुरे लोग मिल सकते हैं। हालांकि सुबी पुलिस स्टेशन नहीं जाना चाहती थी, लेकिन मूनसोंग उसे जबरदस्ती पुलिस स्टेशन में छोड़कर वापस अपनी दुकान पर आ जाता है, जहां उसे सामने वाली फिश शॉप पर एक डेड रॉक फिश दिखाई देती है, जिसे देखकर उसे सुबी की कल वाली बात याद आती है, लेकिन वो उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। तब योंग का हस्बैंड आकर उसे डेड रॉक फिश को सस्ते दाम में बेचने के लिए कहता है। दाम कम होने की वजह से मूनसोंग उसे खरीद लेता है, लेकिन तभी वहां 2 नूडल सेलर्स आते हैं जो रॉक फिश खरीदने की बात करते हैं। तब मार्केट में रॉक फिश सिर्फ मूनसोंग के पास ही था, इसीलिए वो उसे काफी ज्यादा दाम पर बेचकर अच्छा मुनाफा कमाता है। और जैसे ही वो नूडल सेलर वहां से जा रहे होते हैं, तब मूनसोंग उनके कपड़ों पर बूजन बीच लिखा हुआ देखता है और उसे सुबी की बात पर यकीन हो जाता है। दूसरी तरफ मिनजुन सीसीटीवी सर्विलेंस एरिया में जाकर सीसीटीवी को सुबी पर नजर रखने से रुकवा देता है। वो ये सब इसीलिए कर रहा था ताकि उसके पिता उसे खुद से बिजनेस संभालने की इजाजत देते, लेकिन उसके पिता उसे कहते हैं कि फ्यूचर देखना कितनी महान बात होती है। तब वो मिनजुन को अपने पिता की बात बताता है। साल 1995 में जब मिसू ने पहले ही उसे भविष्य के बारे में बता दिया था, तब उन्होंने कई सारी तबाहियों से काफी लोगों को बचाया था। 1997 में जब मिसू ने बिजनेस से ताल्लुक के खतरे के बारे में बताया, तब उन्होंने अपनी सारी प्रॉपर्टी को अमेरिकन डॉलर में बदलवा लिया, जिससे उन्हें काफी ज्यादा फायदा हुआ था। और इन सब की वजह से आज तक उन्होंने कभी मिसू या उसकी बेटी को किसी और के हाथ लगने नहीं दिया। साथ ही वो उसे बताता है कि भाग्य बताने वाली औरत के जरिए हम सब अपनी किस्मत बदल सकते हैं, और अगर मिनजुन को अपनी बात पूरी करवानी है तो उसे पहले सुबी को ढूंढना होगा। इसी दौरान हम मूनसोंग को देखते हैं, जो सुबी को पुलिस स्टेशन से वापस छुड़ाने के बारे में सोच रहा था, क्योंकि अब उसे सुबी की चिंता होने लगी थी। हालांकि सुबी उसे छुप छुप कर देख रही थी। सुबी उसे बताने के लिए जाती है, लेकिन बीच में डोनट्स की खुशबू सूंघकर रुक जाती है। तभी वहाँ मार्केट का हेड और योंग आ जाता है। योंग को एक बीमारी है कि उसे सामने जो भी चीज दिखती है वो उसके बारे में बताने लगता है, जिसकी वजह से लोग उसे टिकटॉक कहने लगे। अब यहाँ पता चलता है कि योंग हो वही किताब पढ़ रहा है जो सुबी पढ़ा करती है, इसीलिए दोनों के बीच आसानी से दोस्ती हो जाती है। ठीक उसी दिन लोन शार्क भी अपना पैसा वसूल करने के लिए मूनसोंग की दुकान पर आ पहुंचता है, जहां उसे सुबी बैठी हुई मिलती है। तब वह सोचते हैं कि अगर वो सुबी को अपने साथ ले जाए तो शायद मूनसोंग जल्दी पैसा वापस कर देगा। इसी दौरान मूनसोंग पुलिस स्टेशन पहुंचकर सुबी के बारे में पूछने लगता है। तब पुलिस बताती है कि सुबी भी सिर्फ मूनसोंग को ही ढूंढ रही थी। उस वक्त मिनजॉन भी टैक्सी ड्राइवर से सुबी के बारे में पता करने के बाद मार्केट पहुंच जाता है, जहां पहुंचने पर साकी उसे मूनसोंग की दुकान का पता बताता है। इधर यूनो का साथी देसक को लग रहा था कि मूनसोंग उनका कर्ज तो चुका नहीं पाएगा। तब उसे आइडिया आता है कि उन्हें सुबी को गैंगस्टर को बेच देना चाहिए, लेकिन यूनो ऐसा करने से मना कर देता है। हालांकि वो बुरा है, लेकिन किसी इंसान को बेच नहीं सकता। तभी यूनो को एक कॉल आता है जिसमें उसे पैसे भेजने के लिए कहा गया था। तब वो देसक को सुबी की निगरानी करने के लिए कहकर वहां से चला जाता है, जिसके बाद वो मूनसोंग को फोन करके उसे पैसे देने के बदले सुबी को छुड़ाने का ऑफर देता है। यूनो की बात सुनकर मूनसोंग काफी ज्यादा परेशान हो गया, लेकिन वो तुरंत ही लोन शार्क के ठिकाने की तरफ भागने लगता है। इधर काफी देर से इंतजार कर रहा मिनजुन जब सुक्यांग को अपने सामने भागते हुए देखता है तो उसे यकीन नहीं होता कि 2 साल पहले उसका दोस्त जो उसकी आंखों के सामने मारा गया था वो अभी जिंदा है। इधर यूनो भी वापस ऑफिस में आता है तो वो देखता है कि देसुक ने सुबी को गैंगस्टर के साथ सौदा कर दिया है। ये देखकर यूनो देसक पर बहुत ज्यादा गुस्सा करता है और उसे पैसा वापस करने को कहता है, लेकिन गैंगस्टर ऐसा करने से मना कर देता है क्योंकि डील हो चुकी थी। अब यूनो को डर था कि उसका बॉस उसे जिंदा नहीं छोड़ेगा, जो कि उसके साथ ही खेल खेल रहा था। हालांकि सुबी भी वहां से नहीं जाना चाहती थी कि तभी अचानक सुबी योनो का हाथ पकड़ लेती है, जिससे उसे योनो और उसके बेटे का भविष्य दिख जाता है। योनो ये देखकर चौंक जाती है कि सुबी को उसके बेटे का नाम भी पता है, और जब गैंगस्टर उसे पकड़ कर ले जा रहे थे तब वो उसे कहती है कि उसे अपने बॉस पर भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसका बेटा सिर्फ सर्जरी से ही ठीक होगा और सिर्फ वो ही उसकी हेल्प कर सकती है। और जैसे ही गैंगस्टर सुबी को ले जा रहा था तभी अचानक से मूनसोंग भी वहां पहुंच जाता है और सुबी की सीटी की आवाज सुनकर वो उसकी कार का पीछा करने लगता है। हालांकि मूनसोंग सिर्फ साइकिल पर था। इधर यूनो सुबी की बात को कंफर्म करने के लिए अपने बॉस को कॉल करता है और तब उसकी बातों पर उसे यकीन हो जाता है कि उसका बॉस
उसके बेटे की मजबूरी का फायदा उठा रहा था, जिसके बाद सुबी पर और भी ज्यादा यकीन हो गया था और वो उसे ढूंढने के लिए निकल जाता है। इसी दौरान मूनसोंग भी गैंगस्टर की कार को रोकने में कामयाब हो जाता है और बिना सोचे समझे उनकी कार के सामने साइकिल दौड़ा देता है। हालांकि मूनसोंग उन सब से लड़ नहीं सकता था। तभी सुबी अपना मिर्च वाला स्प्रे उन पर छिड़कना शुरू कर देती है और मूनसोंग मौके का फायदा उठाकर उन सबको पीटना शुरू कर देता है। लेकिन गैंगस्टर की तादाद ज्यादा होने की वजह से वो लगभग हार ही चुका था कि वहां यूनू उसकी मदद के लिए पहुंच जाता है और उन्हें अपनी जान बचाकर वहां से भागने के लिए कहता है। हालांकि सुबी उससे प्रॉमिस करती है कि वो उसकी बेटे की मदद जरूर करेगी। सुबी और मॉनसून के वहां से भागने के बाद कुछ गैंगस्टर अभी भी उनका पीछा कर रहे थे। तब सुबी मॉनसून को पत्थर देकर उसे खुद के इशारे पर फेंकने के लिए कहती है, जिसके बाद वो एक एक करके तीनों गैंगस्टर्स को हिप्नोटाइज कर लेती है और उसी दौरान वो मूनसोंग को अपने किए गए इशारे की तरफ पत्थर फेंकने को कहती है, जो कि सीधा पास से गुजर रही पुलिस की कार को जाकर लगती है। पुलिस तुरंत उन सभी गैंगस्टर्स को अरेस्ट कर लेती है। हालांकि ये सब सुबी ने पहले ही प्रेडिक्ट कर लिया था कि वो गैंगस्टर्स को कैसे पुलिस से अरेस्ट करवाएगी और ये सब देखकर मूनसोंग खुश हो जाता है, जिसके तुरंत बाद ही वो दोनों पुलिस स्टेशन जाकर कंप्लेन लिखवाते हैं कि वो रास्ते पे जा रहे थे, तब कुछ गैंगस्टर्स ने उन्हें किडनैप कर लिया था। तब मूनसोंग उससे पूछता है कि उसने यूनो का नाम क्यों नहीं लिया, जबकि यूनो ने ही उसे किडनैप किया था। तब सुबी बताती है कि यूनो एक अच्छा इंसान है, इसीलिए वो उसके खिलाफ रिपोर्ट नहीं लिखवाना चाहती। दूसरी तरफ मिनजुन को मूनसोंग का इंतजार करते हुए काफी रात हो गई थी, जिसे देखकर मार्केट के लोगों में जिज्ञासा बढ़ रही थी कि मिनजुन इतना हैंडसम और इतने महंगे कपड़े पहने हुए हैं, और साथ ही उन्हें लग रहा था कि कहीं सुबी गरीब मूनसोंग के लिए अमीर आदमी को बर्बाद न करते। इधर पुलिस को सुबी की पहचान नहीं मिल रही थी, उन्हें लग रहा था कि सुबी यहाँ की नागरिक नहीं है। तब मूनसोंग उन्हें आइडिया देता है कि उसे शेल्टर में रख देना चाहिए, लेकिन पुलिस उसे ऐसा करने के बजाय कुछ दिनों के लिए उसके साथ ही रखने के लिए कह देता है। और ये सुनने के बाद सुबी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। इसी दौरान यूनो डेसक को पीटकर उससे पैसे वापस ले रहा था। तभी अचानक उसे फोन आता है कि सारे गैंगस्टर्स को पुलिस ने पकड़ लिया है, जिसका मतलब ये था कि उसके लिए भी अब खतरा है और उसके बॉस के पकड़े जाने के बाद सिर्फ वही होता है जो सबका ख्याल रख सके। इसीलिए वो डेसक को कुछ पैसे देकर उसे छुपने के लिए बोल देता है। दूसरी तरफ सुबी यूनो के बेटे हांसू से मिलने उसके घर पहुंच जाती है और उसे बताती है कि जब यूनो घर वापस आएगा तो उसे मेरे बारे में बता दे। अब जैसे ही यूनो घर वापस पहुंचता है तो उसका बेटा उसे सुबी के बारे में बताता है और साथ ही कहता है कि उन्होंने किसी अंगू को ढूंढने के लिए कहा है, जो कि वीनस हेडक्वार्टर के सामने आइसक्रीम दुकान के पास मिलेगा। फिलहाल सुबी अब भी मूनसोंग को अपने साथ देखकर खुश थी, लेकिन मूनसोंग को अभी भी समझ नहीं आ रहा था कि उसे कैसे पता चला कि वो पत्थर फेंकेगा तब सीधा पुलिस की कार में लगेगी। तब वो अपनी पावर्स के बारे में उसे ना बताते हुए झूठ बोल देती है कि उसने सायरन की आवाज सुनी थी, लेकिन मूनसोंग को उसकी बातों पर यकीन नहीं होता। इसके अलावा वो अगले ही दिन सीधा क्यूमिन होटल जाता है और किसी बच्चे के बारे में गुमने के बारे में पूछता है, लेकिन तभी उसे अचानक सेक्रेटरी चार्ट दिखाई देता है, जिसे देखकर वो उससे पहले ही वहां से भाग जाने लगता है ताकि वो उसे पहचान ना सके। लेकिन रिसेप्शनिस्ट मूनसोंग के अजीब से सवाल पूछने की वजह से सबको इन्फॉर्म कर देती है, जिसकी वजह से मूनसोंग पकड़े जाने के बजाय उनसे बचकर भागने लगता है। इसके ड्रामा के आगे के एपिसोड्स की कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। जल्द ही मिलते हैं इस के ड्रामा के पार्ट 2 वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।